डीपीटी का प्रैक्टिकल क्लास में दो प्रैक्टिकल हमने कवर कर लिया है, जो कि है आपका पहला बीपी एपरेटस के साथ में था, बीपी मेजर का, दूसरा पल्स था। आज हम कवर कर रहे हैं रेस्पिरेशन मॉनिटरिंग का, कि किस तरीके से किसी का रेस्पिरेशन रेट जो है वो चेक किया जाता है। टू रिकॉर्ड ऑब्जर्व रेस्पिरेशन टू मोनिटर फ्लुएंसेशन इन रेस्पिरेशन, जैसे कोई भी फंक्शनल इश्यूज आता है किसी भी तरीके का, उसको चेक करने के लिए भाई कोई अस्थमेटिक तो नहीं है, या उसको कोई एल्वोलाई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। एल्वोलाई अभी एनाटॉमी में जब हम लोग लंग्स पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा एल्वोलाई क्या होता है। कॉमन बेसिस पे बता देता हूँ, एल्वोलाई जो है एयर सैक भी नाम से जाना जाता है। ये आपका लंग्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। क्लियर है। एम क्या रहेगा यहाँ पे, तो पहला एम रहेगा हमारा रिकॉर्ड एंड ऑब्जर्वेशन का, किसका, रेस्पिरेशन ऑफ मॉनिटरिंग फंक्शंस, कि भाई किस तरीके से आपका रेस्पिरेशन जो रेट है वो फंक्शन कर रहा है, उसको देखेंगे। रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या रहेगा, पेन पेपर रहेगा, सेकंड वॉच रहेगा, हैंड वॉशिंग आर्टिकल्स रहेंगे। ये किस क्यों रहेंगे भाई, कि सबसे पहले जब आप रेस्पिरेशन रेट चेक करोगे तो उसके लिए रिकॉर्ड मेंटेनेंस के लिए आपको क्या चाहिए, हार्ड कॉपी, कोई डाटा वगैरह मेंटेन करने के लिए रिकॉर्ड रजिस्टर चाहिए, तो आप उसको सिंपल पेन पेपर से भी डिफाइन कर सकते हो। सेकंड वॉच क्यों रहेगा, कि आपको चेक करना है कि भाई कितनी देर तक, कितने सेकंड तक इनहेल कर रहा है, कितने सेकंड तक एक्सहेल कर रहा है एक हेल्दी पर्सन। कहते हैं ना कि लंबी सांस खींचिए, तो कितनी देर तक वो खींच पा रहा है। बात करें कि भाई कितने सेकंड तक इनहेल कर रहा है, तो जितनी देर तक वो इनहेल कर रहा है उतनी देर तक ऑक्सीजन जो है वो आपकी बॉडी में सप्लाई हो रहा है, और जितनी देर तक वो एक्सहेल कर रहा है मतलब निकाल रहा है, उतनी देर तक कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से लंग्स में वापस आ रही है, यानी एक्सहेलिंग पॉइंट पे जा रहा है। मेथड में क्या है, सबसे पहले आप क्या करोगे, ये मैनुअल तरीका है रेस्पिरेशन को चेक करने का। दो इंस्ट्रूमेंट भी आता है, एक मैनुअल इंस्ट्रूमेंट भी आता है, आपका बॉल की तरह रहता है, अभी मैं आपको फोटो में दिखा दूंगा किस तरीके से चेक होता है, और एक आपका इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट भी आता है, जिसके अंदर एक्सहेल और इनहेल दोनों कराया जाता है, जिससे हम ऑटोमेटिकली मशीन के द्वारा पता लगा सकते हैं कि आपका रेस्पिरेशन रेट क्या चल रहा है। तो मैनुअली तरीका क्या है, यहाँ पे हम मैनुअली, प्योर मैनुअली तरीके से समझ रहे हैं। सबसे पहले क्या है हमारा, वॉश हैंड, अपना हाथ अच्छी से क्लीन करने हैं, सैनिटाइज करने हैं। मेक द पेशेंट कंफर्टेबल, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में बैठाना है। ट्राई नॉट टू स्टैंड डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट वाइल काउंटिंग रेस्पिरेशन। कभी भी कोई रेस्पिरेशन का अगर टेस्ट कर रहे हो तो बिल्कुल सामने फेस टू फेस पेशेंट के खड़े नहीं होना है। उसका रीज़न है, हमारे माउथ में बहुत सारे बैक्टीरियाज वगैरह रहते हैं, जब वो इनहेल या एक्सहेल करेगा तो चांसेस हैं कि वो बैक्टीरियाज एयर में फ्लो करें, और आप बिल्कुल अगर उसके सामने खड़े होगे तो वो आपको भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। वेट फॉर सम टाइम इफ पेशेंट हैड एन एक्टिविटी और एन एक्सिलेंस। अगर पेशेंट कोई एक्टिविटी करके आया है, मान लो वो चल के आ रहा है, तो आते आते एकदम से रेस्पिरेशन रेट नहीं कराना है, थोड़ा सा उसको रिलैक्स करने को बोलना है। अगर वो बहुत ज़्यादा बोल रहा है, जैसे मैं हूँ अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो इस टाइम पे मेरा रेस्पिरेशन रेट करेक्ट नहीं आएगा। उसका रीज़न है कि मैं रैपिडली एक्टिविटी कर रहा हूँ, जिसमें मेरी लंग्स और वोकल कॉर्ड दोनों इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अभी अगर मैं रेस्पिरेशन रेट का टेस्ट करता हूँ तो वो फॉल्स हो जाएगा, गलत रिपोर्टिंग देगा। डू नॉट टेल पेशेंट दैट यू आर काउंटिंग रेस्पिरेशन। आप पेशेंट को यह मत बताइए कि आप उसका रेस्पिरेशन रेट काउंट कर रहे हैं। उसका रीजन है, अगर आप पेशेंट को बता दोगे कि आप रेस्पिरेशन रेट काउंट कर रहे हो, तो एक साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है, वो रेस्पिरेशन रेट नहीं तो बढ़ जाएगा उसका, नहीं तो घट जाएगा। ठीक है, क्यों, जैसे मान लो आपने बोला कि रेस्पिरेशन काउंट कर रहे हो, अब उसके दिमाग में सेट हो गया कि भाई काउंटिंग चल रही है, तो वो ज्यादा जल्दी जल्दी लेने लगेगा या स्लो कर देगा अपना रेस्पिरेशन रेट। ये क्या है, ऑटोमेटिकली कंडीशन हो जाती है, साइकोलॉजिकल कंडीशन में चले जाता है ये पार्ट। तो पेशेंट को नहीं बताना है आपको कि आप उसका रेस्पिरेशन रेट जो है वो काउंट कर रहे हो। रेस्पिरेशन कैन बी चेक बिफोर और आफ्टर काउंटिंग पल्स वाइल योर हैंड इज स्टिल ऑन पेशेंट आर्म। अब रेस्पिरेशन रेट जो काउंट करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, जब पल्स चेक कर रहे हो उसी टाइम पे पेशेंट का रेस्पिरेशन रेट आप देख सकते हो कि वो कितनी, एक मिनट के अंदर कितनी बार वो ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर रहा है। अगर नॉर्मली वो ब्रीद इन ब्रीद आउट करेगा तो आप इजीली काउंट कर पाओगे। अगर आप बोलोगे कि लंबी गहरी सांस लो, तो क्या होगा, आपका रेस्पिरेशन रेट गलत हो जाएगा, क्योंकि हर वक्त हम लोग गहरी सांस नहीं लेते हैं, एक नॉर्मल शेड्यूल में हमारी सांस चल रही होती है।
दूसरा क्या नोट करना है, जब रेस्पिरेशन होता है तो आपका जो चेस्ट एरिया है वो क्या करता है, राइज करता है, मतलब ऊपर की तरफ उठता है और फिर वापस फॉल करता है, नीचे की तरफ जाता है। तो आपको वो भी ऑब्जर्व करना है कि रेस्पिरेशन रेट में वो प्रॉपर राइज कर रहा है या नहीं कर रहा है। रिवर्स रेस्पिरेशन तो नहीं हो रहा है। रिवर्स रेस्पिरेशन का मतलब होता है जब सांस लेते हैं तो चेस्ट एरिया अंदर की तरफ जा रहा है और स्टमक फूल रहा है, तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेस्पिरेशन। ठीक है, वो रेस्पिरेशन गलत होती है, वो तरीका नहीं होता। रेस्पिरेशन का तरीका होता है कि जब आप सांस लोगे तो आपका चेस्ट एरिया जो है वो एक्सपैंड करेगा, बढ़ेगा, और जब आप सांस छोड़ोगे तो वापस से फॉल करेगा, वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आएगा। काउंट ईच फॉल इन चेस्ट एज वन रेस्पिरेशन। जैसे वो सांस लेता है और सांस छोड़ता है तो ये दो में नहीं होगा, ये एक ही में काउंट होगा। मतलब एक बार सांस लिया और एक बार छोड़ा तो एक बार रेस्पिरेशन किया उसने। काउंट ईच फॉल ऑफ द चेस्ट ऑफ वन रेस्पिरेशन। उसके बाद आपका जाएगा ऑब्जर्व रेगुलरिटी, कलर ऑफ पेशेंट, एनी डिफिकल्टी वाइल ब्रीदिंग। अब है क्या कि कभी कभी क्या होता है, जैसे सांस लेते वक्त कभी इस तरीके से पेशेंट करता है, मतलब उसको खुश्की सी आती, गले में कुछ इरिटेशन हो जाती है, या फिर सांस लेते लेते बोल देता है, तो उस केस में क्या होगा, वो आपका काउंट नहीं हो पाएगा, उसको फिर से रिलैक्स पोजीशन में करके आपको दोबारा काउंट करना पड़ेगा। 1 मिनट के लिए यानी 60 सेकंड के लिए आपको ये पूरी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। जितनी बार उसने सांस लिया है, मतलब 1 राउंड, एक बार राइज किया और एक बार फॉल किया आपका चेस्ट एरिया, तो 1 राउंड हुआ रेस्पिरेशन का। ऐसे ही 60 सेकंड्स के लिए आपको ऑब्जर्व करना है और उसको लिख लेना है। अगर बात करें कि नॉर्मल रेंज की, कि भाई एक नॉर्मल इंसान 1 मिनट में कितनी बार रेस्पिरेट करता है, तो एट बर्थ जो छोटा बच्चा होता है वो 30 से 40 बार करेगा, जो 1 साल का बच्चा होगा वो 26 से 30 बार करेगा, जो 2 साल का होगा वो 20 से 26 करेगा, जो एडोलेसेंट होगा 18 से 20 साल की उम्र का होगा वो 18 से 20 बार करेगा, जो एडल्ट है वो 16 से 20 बार करेगा, जो ओल्ड एज है वो 10 से 24 बार। ये है उसका रेस्पिरेशन का आपका सिंपल सा फॉर्मेट कि किस तरीके से आपको रेस्पिरेशन जो है वो चेक करना होता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले आप अपना हैंड वॉश करेंगे, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में बैठाएंगे, पेशेंट को बताना नहीं है कि आप उसका रेस्पिरेशन रेट चेक कर रहे हैं, आप उसका पल्स चेक कीजिए और आपको ऑब्जर्व करना है कि उसका जो चेस्ट एरिया है वो कितनी बार राइज कर रहा है यानी उठ रहा है, और कितनी बार फॉल कर रहा है यानी वापस से अपनी पोजीशन में आ रहा है। ब्रीदिंग को उस तरीके से आपको 1 मिनट तक काउंट करना है। अगर वो ब्रीदिंग करते वक्त बीच में कुछ बोल पड़ता है या फिर उसको गले में कुछ इरिटेशन होती है, वो खांस देता है, कुछ भी कफिंग करता है, तो उस केस में आपको काउंटिंग रोक देनी है, दोबारा से काउंटिंग करनी है। 1 मिनट के लिए वो कितनी बार ब्रीद कर रहा है ये चेक करना है और फिर पेशेंट को बताना है कि उसका ब्रीदिंग रेस्पिरेशन रेट कितना है, नॉर्मल है या नहीं है। नॉर्मल जानने के लिए एक नॉर्मल रेंज दे रखी है यहाँ पे, जैसे एट बर्थ यानी जो इन्फेंट होता है जो कि लेस देन 1 ईयर का होता है, उसकी जो ब्रीदिंग रेट होती है वो 30 से 40 होती है, 40 टाइम्स है ये रेस्पिरेशन। 1 ईयर का होगा तो 26 से 30 टाइम्स होगा, 2 ईयर का होगा तो 20 से 26 टाइम होगा। एडोलेसेंट यानी 18 से 20 बार। एडोलेसेंट का मतलब होता है जो आपके बच्चे लेस देन 18 ईयर्स होते हैं, 18 से 20 बार करेगा। एडल्ट एज जो है यानी 18 से ऊपर की जो एज है 24-25 मतलब आप मान लो 40 ईयर्स तक, 45 ईयर्स तक का, तो उसका जो है 16 से 20 बार होगा। ओल्ड एज का जो है 10 से 24 बार होगा। अब ये रेस्पिरेशन रेट कभी कभार वैरी भी कर जाता है। वैरी मतलब अगर मैं दौड़ के आऊँ तो मेरा रेस्पिरेशन रेट बढ़ा हुआ होगा, अगर मैं सो के उठता हूँ 6 घंटे मैंने बेड रेस्ट लिया है प्रॉपर, तो रेस्पिरेशन रेट मेरा काफ़ी डाउन होगा। और अगर मैं कोई एक्टिविटी कर रहा हूँ या बोल रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा हूँ जिसमें मेरे बॉडी को ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो उस टाइम पे भी मेरा रेस्पिरेशन रेट जो है वो बढ़ा हुआ आपको मिलेगा। तो ये था आपका प्रैक्टिकल हाउ टू चेक द रेस्पिरेशन रेट ऑफ अ पेशेंट। आप इसको अपने प्रैक्टिकल फाइल में लिखेंगे। कंटिन्यू करते हैं दूसरे प्रैक्टिकल से। कुछ पॉइंट आप मिस कर गए हो, दोबारा से एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझो पूरा डिटेल में कि किस तरीके से आपका जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो किया जाता है और रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया जाता है। पहले तो ये जान लेते हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है, फिर रेस्पिरेशन रेट क्या होता है। रेस्पिरेशन रेट एज बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट हमें जानना क्यों जरूरी है कि एक पर्सन का रेस्पिरेशन रेट क्या चल रहा है। तो सबसे पहले जानते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। तो रेस्पिरेशन क्या है, ये एक मैकेनिज्म है हमारी ह्यूमन बॉडी का, लंग्स का। ऑर्गन कौन सा है इसमें, लंग्स है।
तो लंग्स का एक मैकेनिज्म है, जिस मैकेनिज्म में क्या होता है कि हमारा जो एयर इंडेक्स है, एयर का जो पार्ट है, जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल की जाती है लंग्स के द्वारा। कैसे किया जाता है? तो रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या कहता है? रेस्पिरेशन का प्रोसेस ये कहता है कि आप जब सांस लोगे तो जितनी देर तक आप सांस ले रहे हो और फिर जितनी देर तक आप सांस छोड़ रहे हो, ये एक बार काउंट होगा। मतलब मैंने सांस भरी और फिर मैंने सांस छोड़ी, ये एक रेस्पिरेशन हुआ। लेकिन ये क्या हुआ? ये लॉन्ग, क्या हुआ? लॉन्ग रेस्पिरेशन हो गया, मतलब लंबी गहरी सांस ली मैंने। नॉर्मली हम क्या करते हैं? नॉर्मली जो हमारी सांस चलती है वो एक रिदम की फॉर्म में चलती है, यानी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में चलती है। कभी ज्यादा लंबी होगी, कभी कम लंबी होगी। तो जो हमारा रेस्पिरेशन रेट है ये वेरी करता है। 60 सेकेंड के अंदर जरूरी नहीं है कि एक जैसा रेस्पिरेशन रेट चलेगा। कभी हमारी सांस ज्यादा भरी जाएगी, कभी हम कम भरेंगे। बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारी जो लंग्स है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करते हैं ब्रीदिंग रेट को। तो हमें जब चेक करना होता है एज बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट टेक्नीशियन या एज बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट कि भाई आपने एक पर्सन का रेस्पिरेशन क्यों चेक करना है, क्या रीजन है। तो जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करा रहे होते हो, कोई थेरेपी दे रहे होते हो, तो उस टाइम पे बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो चाहिए होती है वो रेस्पिरेशन के द्वारा ही होगी। और अगर किसी पर्सन का रेस्पिरेटरी रेट ही ठीक नहीं होगा तो जो आप थेरेपी दे रहे हो वो फुलफिल या वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगी। क्लियर हो गई इतनी बात? तो इस पूरे प्रोसेस में जो रेस्पिरेशन का पार्ट है, जब इंसान इनहेल कर रहा है इसका मतलब ऑक्सीजन वो ले रहा है। हमारे जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, जब हम इनहेल करते हैं तो उस टाइम पे जो हमारी रिक्वायर्ड गैस है जो कि O2 है, वो एल्वोलाइज के द्वारा एक्सचेंज की जाती है। और जब हम एक्सहेल करते हैं यानी सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है? हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में है वो बॉडी से बाहर निकलता है लंग्स के एल्वोलाई के द्वारा ही। अब ये जो प्रोसेस होता है इसका फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है? तो जब आप इनहेल करते हो, राइट वे ऑफ रेस्पिरेशन अगर मैं बोलूं कि भाई सही तरीका रेस्पिरेशन का यानी सांस लेने का क्या है, तो जब आप सांस लेते हो तो आपका जो चेस्ट एरिया है वो क्या करेगा? एक्सपैंड करेगा, ठीक है, बढ़ेगा, ऊपर की तरफ उठेगा। तो एक जब सांस ले रहे हो तो ऊपर की तरफ उठा और जब सांस छोड़ोगे तो वापस फॉल डाउन होगा, एक्सहेल में वापस वो अपने नॉर्मल पोजीशन में आएगा। तो आपने क्या करना होता है कि वो एक तो मूवमेंट भी ऑब्जर्व करनी होती है, दूसरा किसी भी तरीके का कोई भी हर्डल नहीं होना चाहिए। हर्डल मतलब खांसी नहीं आनी चाहिए, छींक नहीं आनी चाहिए, या पेशेंट जो है वो ज्यादा बोल ना रहा हो, एक नॉर्मल कंफर्टेबल पोजीशन में बैठा हो या लेटा हो, उस टाइम पे आप उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं या रिकॉर्ड लेते हैं। रेस्पिरेशन में जब आप फिजियोथेरेपी करते हैं, कई सारी फिजियोथेरेपी में आपकी एक्टिविटी होती है जिसमें क्या होता है कि आप ट्रेम्बलर पे वॉक करा के उसका रेस्पिरेशन चेक करते हो, उसको रन करा के चेक करते हो, फिर कोई थेरेपी देते हो तो उसके बाद मैग्नेटिक थेरेपी दे रहे हो उसके बाद चेक करते हो। ये सारी क्यों दी जाती है? ये सारी दी जाती है कि कभी भी आप जब पेशेंट को किसी भी डिजीज से ट्रीट कर रहे हो और उसको कोई एक्टिविटी करा रहे हो तो ऐसा ना हो कि वो एक्टिविटी वो स्थमेटिक पेशेंट हो और आप उसे कोई कार्डिक ऐसी एक्टिविटी करा दो जिससे उसको ब्रीथलेसनेस की प्रॉब्लम हो जाए। तो ब्रीथलेसनेस की प्रॉब्लम अगर कोई पेशेंट को है तो उसको एक्टिविटी उसी तरीके से करानी होती है। इसीलिए हमें रेस्पिरेशन रेट एक पेशेंट का जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है इतना? जी सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस प्रैक्टिकल का एम है हमारा रिकॉर्ड एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस्पिरेशन रेट। ठीक है, किसके लिए? मॉनिटरिंग करने के लिए एक पेशेंट की कि भाई एक पेशेंट जो है वो हेल्दी रेस्पिरेटिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो रिकॉर्ड मेंटेन के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो एक सेकंड वॉच होनी चाहिए, मतलब जिसमें 6 सेकंड की सुई हो। ठीक है, चाहे वो आप एनालॉग डायल वाला ले लो या डिजिटल ले लो, सेकंड वॉच चाहिए होती है। सेकंड मतलब जिसमें सेकंड्स की आपकी सुई हो, वो वाली घड़ी। पेन पेंसिल चाहिए, आपका पेपर वगैरह चाहिए, क्योंकि जो आप रिकॉर्ड करोगे उसको मेंटेन भी करोगे। अब दूसरे आर्टिकल्स चाहिए, जैसे आपका आप पेशेंट के सामने हो तो मास्क आपके पास होना चाहिए, पीपीई जो है आपका वो आपके पास होना चाहिए। रेस्पिरेशन जो है पूरा मैकेनिज्म कैसे काउंट किया जाता है? तो एक बार जब पेशेंट इनहेल करेगा और एक बार जब उसी टाइम पे वो एक्सहेल करेगा, मतलब जब सांस लेगा और सांस छोड़ेगा, इस पूरे प्रोसेस को हम एक साइकिल में काउंट करेंगे। मतलब मैंने सांस लिया और सांस छोड़ा,
तो ये जो है ये एक साइकिल हुई, यानी एक बार रेस्पिरेट किया। तो ऐसे ही जब नॉर्मली रेस्पिरेट करेंगे तो कैसे होगा, नॉर्मल रेस्पिरेट करते वक्त आपने देखना है कि भाई कितनी बार उसने सांस लेके और छोड़ा है। तो 1 मिनट के अंदर यानी 60 सेकंड के अंदर कितनी बार उसने सांस लिया है पेशेंट ने, वो ऑब्जर्व करना है। अब ये एक्टिविटी आप अभी परफॉर्म करेंगे, आप खुद अपनी नॉर्मल पोजीशन पे बैठेंगे और 1 मिनट तक यानी पूरा 60 सेकंड तक आप कितनी बार नॉर्मल तरीके से सांस ले रहे हो। देखो आपको पता है तो अभी क्या होगा, थोड़ा सा एबनॉर्मलिटी आएगा, मतलब आप कभी हो सकता है सांस लंबी ले लो, कभी हल्की ले लो। तो पहले कंफर्टेबल या आपके आसपास में अगर कोई है तो उसको अपने पास बैठाओ और उसको बोलो कि आप नॉर्मली अपना उसका पल्स चेक करो आप, और पल्स के साथ में आप ऑब्जर्व करो कि वो 1 मिनट के अंदर कितनी बार सांस ले रहा है, और मुझे अभी बताओ कि क्या रिजल्ट आया। स्टार्ट कीजिए एक्टिविटी। अब हम प्रैक्टिकल समझेंगे टेम्परेचर किस तरीके से, पहले हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो चेक किया जाता है, क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर चेक करना एज बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, ये भी समझेंगे। और किस तरीके से क्या मेथड से चेक किया जाता है ये भी देखेंगे। तो चेक टेम्परेचर, पहले तो बॉडी का टेम्परेचर जान लेते हैं कि नॉर्मली हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है। तो डिग्री सेल्सियस की अगर मैं बात करूं तो 37 डिग्री सेल्सियस जो है हमारा बॉडी का टेम्परेचर, नॉर्मली हमारे बॉडी का हर वक्त जो टेम्परेचर है वो इतना ही रहेगा। बॉडी का टेम्परेचर राइज या फॉल कब करता है, तो टेम्परेचर बढ़ता है 2-3 कंडीशन में बढ़ेगा। एक तो कोई बीमारी हो, जैसे कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया हो, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, तो उस केस में बॉडी का टेम्परेचर जो है वो राइज करेगा। या दूसरी कंडीशन होती है फिजिकल एक्टिविटी, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली आपके नॉर्मल टेम्परेचर से बढ़ जाएगा। बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए सिंपल थर्मामीटर की हेल्प से हम लोग करते हैं। आज के टाइम में 3 टाइप के थर्मामीटर आपको देखने को मिलेगा। एक तो मिलता है इंफ्रारेड डिजिटल थर्मामीटर, दूसरा मिलता है मरकरी बेस्ड थर्मामीटर, तीसरा मिलता है आपका डिजिटल सिंपल प्लेन थर्मामीटर। जैसे जो आपका मरकरी थर्मामीटर है उसी के बेसिस पे जो है वो खाली डिजिटली सेट करके रहता है। देखने में अगर मैं बात करूं तो आपको इसी तरीके का लंबा सा वो थर्मामीटर देखने को मिलेगा। डिजिटल इंफ्रारेड वाला जो है वो अलग दिखाई देने को मिलेगा। वो किस तरीके से दिखता है मैं आपको तीनों दिखा देता हूं एक बार पिक्चर के हेल्प से। ये आपका डिजिटल थर्मामीटर इंफ्रारेड बेस कैसे है। इंफ्रारेड बेस होता है कि आपको बॉडी में किसी भी तरीके का फिजिकल टच करने की जरूरत नहीं है। आप 0.5 मीटर की डिस्टेंस पे आराम से किसी का भी टेम्परेचर चेक कर सकते हो, या 10-5 सेंटीमीटर के रेंज पे भी चेक कर सकते हो। अगर आपका टेम्परेचर नॉर्मल दिखाता है, जैसे इसमें 36.6 डिग्री सेल्सियस का भी रीडिंग दिखा रहा है और ग्रीन लाइट शो कर रहा है, इसका मतलब बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है। अगर टेम्परेचर लो होगा तो रेड लाइट इंडिकेट करेगा और टेम्परेचर यहाँ पे लो टेम्परेचर दिखाएगा। अगर हाई होगा तो भी रेड लाइट इंडिकेट करेगा स्क्रीन पे और हाई टेम्परेचर मेंशन होगा। डिजिटल थर्मामीटर जो होता है ये आपका डिजिटल थर्मामीटर है, नॉर्मल रूटीन बेस का जो होता है सेम चीज़ है। ये इसको फिजिकली आपको बॉडी में टच करना होता है, ओरली माउथ में डाला जाता है या आर्मपिट के साइड में लगाया जाता है, और 1 मिनट तक ये ऑटोमेटिकली काउंट करता है। उसके बाद बीप साउंड देता है और डिस्प्ले में टेम्परेचर आपका आ जाता है। तो ये हो गया आपका डिजिटल। उसके बाद आ जाते हैं आपका मरकरी बेस थर्मामीटर जो होता है वो यहाँ पे ये मरकरी बेस थर्मामीटर है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे मरकरी होती है, ये स्लाइटली इंक्रीज करती है और आप यहाँ पे जो स्केल रीडिंग दे रखी है जहाँ तक मरकरी जा रही है वहाँ तक आप इजीली चेक कर सकते हो। इसमें फ़ारेनहाइट इस तरफ रहता है और डिग्री सेल्सियस इस तरफ लिखा रहता है। ये आपका प्योरली मरकरी बेस्ड मैनुअल थर्मामीटर है। ये आपका सेमी कह सकते हो कि थर्मामीटर है। सेमी थर्मामीटर में मतलब कि यहाँ मरकरी का डिस्प्ले चेक नहीं करना होता है, यहाँ खाली आपको डिजिटल रीडिंग देखनी होती है। ये आपका इंफ्रारेड थर्मामीटर है। तो ये तो हो गया कि भाई थर्मामीटर किस तरीके का आपका दिखाई दे रहा है वो। अब आ जाते हैं कि भाई प्रैक्टिकल में जो हमारा है, मतलब कि थर्मामीटर से हमें चेक क्यों करना है, क्या रीज़न है, ज़रूरी है भाई, इंपॉर्टेंट है क्या टेम्परेचर चेक करना। तो एज बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब कोई एक्टिविटी आप परफॉर्म करा रहे हो किसी पेशेंट का तो उसका टेम्परेचर कोई सडन राइज ना हो जाए, मतलब एकदम से हाई टेम्परेचर पे ना चला जाए। क्योंकि अगर हाई टेम्परेचर हो गया, मान लो 103 102 फ़ारेनहाइट पे चला गया, तो क्या होगा, उसको ब्रेन स्ट्रोक आने के चांसेस होंगे, लीवर डैमेज होने के चांसेस हो जाएंगे, बॉडी में बहुत सारे डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेंगे। पेशेंट जो है वो प्रॉपरली
क्या होगा, स्टैंड नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें ना हो, किसी भी तरीके का एक्सीडेंट फेस ना करना पड़े, इसीलिए आपको टेम्परेचर मेज़र करना आना चाहिए और सही तरीके से मेज़र करना आना चाहिए। अगर हमें टेम्परेचर चेक करना है तो सबसे पहले हमारा एम हो गया टू चेक द टेम्परेचर ऑफ एन इंडिविजुअल यूजिंग थर्मामीटर। कोई सा भी थर्मामीटर यूज कर सकते हो, हम यहाँ पे मैनुअली मरकरी बेस्ड थर्मामीटर है उससे प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। तो हमें क्या करना है, रिक्वायरमेंट में सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए, एक ट्रे चाहिए जिसके अंदर क्या क्या रखा हो, थर्मामीटर रखा हो, कॉटन स्वैब रखा हो, एक स्पिरिट की एंटी सॉल्यूशन की बॉटल रखी हो, ठीक है, वॉश करने के लिए बफर सॉल्यूशन रखा हो और पेपर बैग वगैरह हो जिससे आपका जो स्पिरिट स्वैब है और जो ड्राई कॉटन स्वैब है उसको आप डिस्कार्ड कर सको। थर्मामीटर आपको चेक करना है, सबसे पहले क्या करोगे, मेथड जो है आपका, सबसे पहले आप थर्मामीटर का चेक करोगे कि भाई रीडिंग अभी वो क्या मरकरी में रीडिंग क्या शो कर रहा है, क्योंकि जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है उसकी रीडिंग शो कर रहा होगा। तो आपको क्या करना है, हल्का सा उसको होल्ड करके वाइब्रेट, जैसे झटकते हैं ना पेन को, उस तरीके से आपको क्या करना है, झटकना है हल्का सा उसको। तो उससे क्या होगा, जो मरकरी है वो आपके फोर्स की वजह से वो थोड़ा सा नीचे फॉल डाउन होगी, तो आपको फिर वो टेम्परेचर दिखेगा कि वो हाँ भाई 0 पे पहुंच गया या 37 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच चुका है। उसका रीजन है कि जब आप बॉडी पे थर्मामीटर अप्लाई करोगे तो उस टाइम पे जो टेम्परेचर है वो 37 से ऊपर नहीं होना चाहिए, वो नीचे की तरफ ही रहना चाहिए। अगर मान लो रूम टेम्परेचर ही आपका 37 डिग्री से ऊपर हो रहा है तो बॉडी टेम्परेचर नाप नहीं पाओगे आप थर्मामीटर से, ये उसकी फॉल्स रीडिंग दे जाएगा। ये ड्रॉबैक है इसका मरकरी थर्मामीटर का। मेथड में आपका सबसे पहले क्या करोगे, मेथड प्रोसीजर में तो हैंड वॉश करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, जो पेशेंट है उसको कंफर्टेबल पोजीशन में बैठाओगे। इसको मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना हैंड वॉश करना है, पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि आपको कैसे आपका टेम्परेचर नापा जाएगा। और सबसे पहले क्या करोगे, आप मेक श्योर करोगे कि कोई भी पेशेंट ने ओरली चीज़ ना खाई हो ना पी हो। ऐसा नहीं है कि कोई ठंडा जूस खाया हो या फिर आइसक्रीम खा रखी हो या गर्म कॉफ़ी पी रखी हो या चाय पी रखी हो। तो ओरल टेम्परेचर उसका क्या होगा, अगर कॉफ़ी पी होगी तो बढ़ा हुआ होगा, अगर आइसक्रीम खाई होगी तो कम हो रखा होगा। तो श्योर करना है कि 15 मिनट से पहले उसने कुछ खाया पिया ना हो। उसके बाद क्या करोगे, आप जो थर्मामीटर है जो कि एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डला हुआ है उसको निकालोगे। उसको निकाल के पहले वाटर से रिंच करोगे। रिंच का मतलब होता है टैप वाटर खोला और उसके नीचे थर्मामीटर 1-2 सेकंड के लिए 3 सेकंड के लिए रखा। उसके बाद आपने उसको वॉश कॉटन की स्वैब से उसको वॉश करना है जिससे कोई भी एंटीसेप्टिक का रिएक्शन ओरली ना हो पेशेंट को। फिर उसको पेशेंट को वो माउथ में होल्ड करने के लिए देना है, टंग के नीचे, जो आपका टंग है उसके नीचे होल्ड करके देना है। और पेशेंट को बोलना है कि उसको टीथ से आप ज़्यादा प्रेस ना करें, हाथ की हेल्प से उसको जो आपका थर्मामीटर है उसको पोजीशन को होल्ड करें। कितने मिनट के लिए, तो 60 + 60 यानी 120 सेकेंड्स के लिए, 2 मिनट्स के लिए पोजीशन को होल्ड करना है। उसके बाद आपको क्या चेक करना है, तो जो थर्मामीटर में मरकरी पे रीडिंग आई होगी 2 मिनट के बाद आप उसको चेक करोगे, उसको नोट डाउन करोगे। फिर उसके बाद क्या करोगे, अगेन उसको आप वॉश करोगे थर्मामीटर को पानी से, और वापस से उसको टेम्परेचर को डाउनफॉल करने के लिए आप उसको हल्का सा क्या करोगे, स्प्रिंकल करोगे, मतलब उसको थोड़ा सा हल्का झटकोगे जिससे वो मरकरी जो है वापस से अपने लो लेवल पे आ जाए। और उसके बाद फिर से वापस एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में आप उसको डाल के नेक्स्ट यूज के लिए रख दोगे। एक चीज जो यहाँ पे नोट करने की है वो क्या है कि अगर कोई पेशेंट HIV या आपका हेपेटाइटिस का पेशेंट है तो ध्यान रखना है कि थर्मामीटर को प्रॉपर क्लीन करके रखना है। और हमेशा थर्मामीटर जो है उनका अब अलग सेपरेट, चाहे तो वैसे ओरली थर्मामीटर अब ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता है, इसीलिए इंफ्रारेड थर्मामीटर यूज़ किया जाता है कि किसी भी तरीके का फिजिकल टच जो है आपके इंस्ट्रूमेंट के साथ वो ना हो और टेम्परेचर आप इजीली बता सको। लेकिन इन केस अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं भाई वो आपका थर्मामीटर अवेलेबल नहीं है तो उस पेशेंट का उसको इंडिविजुअली बोलना है कि आप अपना थर्मामीटर साथ में रखिए, हम उसी थर्मामीटर चेक करेंगे। और चेक करते वक्त भी ये अवॉइड करने के लिए कि भाई किसी को कोई इस तरीके की डिजीज ना हो तो आपको क्लीनिंग प्रोसीजर ऑफ थर्मामीटर है वो अच्छी से परफॉर्म करना है। यहाँ पे पॉइंट रिमेंबर क्यों बोला गया है कि कई बार क्या होता है, छोटा बच्चा है, अगर आपने उसके मुंह में डाल दिया तो वो क्या करेगा, वो कस के उसको दबा देगा। तो दबाने से जो, अगर वो कांच का है तो क्या होगा, वो टूट जाएगा और कांच उसके मुंह में लग सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो छोटे बच्चों का नहीं करना है। दूसरा, अगर कोई पेशेंट जो वीक है, उसको कंफ्यूज्ड है, उसको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, मतलब साइकोलॉजिकली फिट नहीं है,
ठीक है, तो उसको भी आप ओरली क्या करोगे, ओरली टेम्परेचर मेजर नहीं करोगे। अगर ब्रीदिंग में किसी को डिफिकल्टी है और उसको फटीग आते हैं, फटीग मतलब दोहरे आते हैं, अगर उसे फिट्स आते हैं अगर, तो आप उसका ओरल टेम्परेचर मेजर नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हो और उस टाइम सडनली उसको फिट आ गया तो वो माउथ में ही ब्रेक होने के चांसेस हो जाएंगे, एक्सीडेंट का चांस होगा। अगर माउथ में किसी भी तरीके की इंजरी है, चोट लगी हुई है, तो उस केस में भी आप ओरल टेम्परेचर नहीं लोगे। याद रखना है कि अगर किसी ने कुछ बहुत ज़्यादा गर्म या ठंडा खा रखा है तो आप 15 मिनट पहले, अगर 15 मिनट के बीच में खाया है तो भी आप उसका ओरल टेम्परेचर नहीं लोगे। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको ध्यान रखनी है। अब आ जाते हैं कि भाई ओरल और एक्सियल टेम्परेचर जो है और गॉरिन टेम्परेचर जो है वो किस तरीके से डिफरेंस आपको देखने को यहाँ मिलता है। हाँ जी, रीड कीजिए। एक बार फिर से ब्रीफ कर दे रहा हूँ। ये आपका ग्रॉइन एरिया है। ये एरिया, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो शो करेगा वो कितना शो करेगा, तो वो यहाँ पे 97.6 फ़ारेनहाइट शो करेगा। डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 36.9 डिग्री सेल्सियस शो करेगा। उसके बाद दूसरे टेम्परेचर पे जाते हैं जो कि आपका आर्मपिट के पास का रीजन है, तो उसमें अगर बात करें तो बात करें एक्सिलरी एरिया की, तो ये आपका एक्सिलरी एरिया है, जहां पे क्या है कि आर्म पिट का एरिया हम यहां बोलते हैं। अगर यहां किसी को इन्फेक्शन है, किसी तरीके का वाउंड है, तो हम यहां से नहीं लेते हैं। और अगर छोटा बच्चा जो होता है वो मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं, एक्सिलरी एरिया से ही लेते हैं। 2 मिनट के लिए यहाँ पे मरकरी बेस थर्मामीटर रखा जाता है, उसके बाद उसकी रीडिंग ली जाती है। ओरली आपको क्लियर ही है। और यहाँ पे एक्सियल में टेम्परेचर क्या दिखेगा, यहाँ पे भी 97.6 डिग्री यानी 36.4 डिग्री का आपको सेम टेम्परेचर दिखेगा। थोड़ा बहुत वेरिएशन इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ देखने को क्यों मिलेगा कि एरिया अलग है। एरिया अलग होने की वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो हर एक पार्ट में सिमिलर नहीं रहता है। पॉइंट का डिफरेंस आपको देखने को हर जगह मिल जाएगा, या 1-2 वैल्यू का भी कभी कभार देखने को मिल जाता है। जो हमारे फुट हैं उस पे जो हम पैर के तलवे बोलते हैं आम भाषा में, जब आप अभी अगर उसको फील करोगे तो वो आपको ठंडे महसूस हो रहे होंगे। आपके जो हाथ के पाम है वो अभी आपको हीट महसूस हो रहा होगा, या आप अगर अपने नेक के पास फील करोगे तो वहां और हीट महसूस होगी। तो अलग अलग जो बॉडी का एरिया है वो यूटिलाइजेशन के हिसाब, जैसे मैं अभी कंटिन्यूअसली बोल रहा हूं तो मेरा जो नेक एरिया है वो ज्यादा हीट हो रखा है इस टाइम पे, कंपेयर किसके कंपैरिजन में, मेरे दूसरे बॉडी पार्ट के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि वहां की मसल्स जो है वो रैपिडली वर्क कर रही हैं, और जब कभी भी मसल वर्क करती है तो वो एक हीट एनर्जी भी रिलीज करती है। उसके बाद ओरल एरिया में आप टेम्परेचर देखोगे तो वो 98.6 फ़ारेनहाइट यानी 37 डिग्री सेल्सियस का आपको देखने को मिलेगा। तो ये था आपका मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर का। प्रिकॉशन क्या क्या ध्यान रखना है अब ये समझते। अब प्रिकॉशंस में क्या क्या ध्यान रखना है, तो सबसे पहला प्रिकॉशन है, आप अगर ओरली ले रहे हो टेम्परेचर, तो भाई पेशेंट ने 15 से 20 मिनट के गैप में कुछ खाया या पिया ना हो। दूसरा, जब आप थर्मामीटर पकड़ते हो तो ध्यान रखना है कि उसके बल्ब के पास से नहीं पकड़ना है, मतलब ज़्यादा होल्ड प्रेशर नहीं देना है, क्योंकि अगर आपने कस के बल्ब के पास पकड़ा तो वो ब्रेक होने के चांसेस रहेंगे। या जहाँ पे मरकरी है, जिस एरिया में मरकरी है उधर से होल्ड नहीं करना होता है। कभी भी गर्म पानी से थर्मामीटर को क्लीन नहीं करना होता। उसका रीज़न है कि टेम्परेचर वेरिएशन यानी जो मरकरी रहती है, अगर आप हीट वाटर में उसको डालोगे तो उसकी मरकरी का जो रनिंग पार्ट है वो बहुत जल्दी चेंज होगा और ख़राब होने के चांसेस हो जाएंगे। सेंसिटिवनेस जो है वो कम हो जाती है। उसके बाद आप जाओगे आगे फर्दर देखोगे तो इमीडिएट रिमूव करना है। अगर मान लो मुंह के अंदर किसी पेशेंट का थर्मामीटर टूट जाता है तो आप क्या करोगे, इमीडिएटली आप उसको रिमूव करोगे कॉटन स्वैप से और बोलोगे कि जो भी आपका है वो स्प्लिट करना है। क्या स्प्लिट करना है, तो कोई ग्लास का पीसेज या मरकरी का पार्ट उसके अंदर नहीं रहना चाहिए। उसके बाद आपको कभी भी जब भी आप पेशेंट का थर्मामीटर से टेम्परेचर ले रहे हो, स्पेसिफिकली जो आपका मरकरी बेस थर्मामीटर है जो ग्लास का आता है, तो पेशेंट को अकेले नहीं छोड़ना है, क्योंकि इन केस अगर आप अकेले छोड़ दोगे तो हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट होने के चांसेस हो जाए, थर्मामीटर उसके मुंह में टूट जाए या उसका होल्डिंग पोजीशन सही ना हो तो आप रीडिंग प्रॉपर नहीं ले पाओगे। तो ये सारे जो प्रिकॉशंस है वो आपको याद रखना है कि जब आप थर्मामीटर, जो कि स्पेसिफिक मरकरी बेस्ड थर्मामीटर है, अगर आप टेम्परेचर चेक कर रहे हो जो कि 120 सेकेंड का प्रोसीजर है पूरा, यानी 2 मिनट का प्रोसीजर है, उस टाइम पे ये सारा पॉइंट आपको ध्यान रखना है।
आ जाते हैं, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं पल्स का। तो पल्स चेक करने के लिए आपका सबसे पहले क्या करना है, थंब के जो पास का रीजन है, थंब के पास का रीजन क्या है, ये वाला साइड जो है आपके यहाँ पे आपको होल्ड करना है, 3 फिंगर्स से प्रॉपर होल्ड करना है। हैंड की पोजीशन जो है रेस्ट पोजीशन होनी चाहिए, हाथ बहुत ज़्यादा टाइटली ना हो, पेशेंट का मतलब ऐसा ना हो कि उसने फिक्स रिजिड कर रखा हो, मूवमेंट को लूज करके छोड़ना है पेशेंट का हाथ, कि वो लूज रहे। उसके बाद दूसरा क्या ध्यान देना है कि जब भी आप पल्स ले रहे हो तो पेशेंट कोई वॉक करके ना आया हो, हैवी ब्रीदिंग ना कर रहा हो, किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट पोजीशन में ना हो। आपको क्या करना है पल्स रेट चेक करने के लिए, सबसे पहले आप के पास मटेरियल क्या रहेगा, अगेन सेकंड वॉच रहनी चाहिए क्योंकि 1 मिनट तक आपको पल्स काउंट करना होता है। दूसरा पेन पेपर चाहिए क्योंकि जब आप काउंट करोगे उसको रिकॉर्ड करने के लिए आपको कुछ मैनुअली, आप अगर रिकॉर्ड कर रहे हो तो पेन पेपर पे रिकॉर्ड करोगे, डिजिटली रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपके पास सिस्टम होना चाहिए प्रॉपर रिकॉर्डिंग के लिए। नॉर्मल रेस्पिरेशन नॉर्मल पल्स रेट की बात की जाए तो 70 से 80 पर मिनट जो पल्स है वो एक नॉर्मल एडल्ट, हेल्दी एडल्ट का देखने को मिलता है। रिदमिक की बात की जाए तो पल्स रेट जो है वो रिदमिक चलता है, ब्रीथिंग के अकॉर्डिंगली आपका पल्स रेट जो है वो सिमिलर देखने को मिलेगा। ठीक है, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठा हो, ब्रीथ जो है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ले रहा हो, उसका टेम्परेचर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर पल्स रेट बढ़ रहा है इसका मतलब इंटरनल बॉडी टेम्परेचर उसका राइज हो रहा है। दूसरा, आप आर्टरीज जो है आपकी 3 जगह आर्टरीज देखने को मिलती है, एक जगह नेक के साइड में भी आप फील करोगे, राइट या लेफ्ट में अपने नेक के पास जो आपका कॉलर बोन है, ठीक है, जिसको ब्यूटी बोन भी कहा जाता है, वहां आप हल्का सा प्रेस करोगे तो वहां पे भी आपको जो है पल्स फील होगी। उसके बाद आपको रिस्ट के पास जहां मैंने अभी पोजीशन बताई वहां पे आपको पल्स फील होगी। फिर जहां पे अभी हमने टेम्परेचर चेक करने के लिए रीजन देखा था वहां पे आप फील करोगे तो वहां डीप, काफी डीप होती है, वहां पे भी आप पल्स आराम से फील कर सकते हो। ये 3 रीजन है जहां से आप पल्स फील करके और चेक कर सकते हो मैनुअली। ज्यादातर आपका रिस्ट के पास से चेक किया जाता है। अगर बात करें कि न्यूबॉर्न बेबी का जो पल्स है वो कितना देखने को मिलेगा 1 मिनट में, तो 130 से 140 टाइम्स जो पल्पिंग है वो आपको महसूस होगी 1 मिनट के अंदर। 0 से 1 ईयर का 115 से 130 टाइम्स, 2 ईयर्स तक के बच्चों का 115 से 100 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। 3 ईयर्स का जो है 100 से 90, 4 ईयर टू 10 ईयर 80 से 90, ये टाइम्स है, 80 से 90 टाइम्स 1 मिनट के अंदर आपको पल्पेशन फील होगा। 10 ईयर अबव जो है वो 70 से 80 रहेगा। ओल्ड एज जो है यानी 70 से 60 के बीच जो ओल्ड एज के पर्सन्स हैं जो कि आपके आ जाते हैं अबव 45 देखने को मिलते हैं, तो उनमें आपको 70 से 60 जो पल्पेशन है वो आपको फील होगी। याद रखना है एज के अकॉर्डिंगली वेरिएशन देखने को मिलता है, सेक्स के अकॉर्डिंगली वेरिएशन देखने को मिलता है पल्स रेट में, फिजिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली वेरिएशन देखने को मिलता है। अगर कोई स्ट्रेस में है तो भी आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। अगर किसी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज कर रहा है या ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम बहुत राइज या लो कर रहा है तो उस केस में भी आपका जो पल्स है उसमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। इंक्लूडिंग अगर कोई ड्रग थेरेपी चल रही है किसी को तो उस केस में भी क्या होगा, आपको वेरिएशन देखने को पल्स में मिलेगा। फैक्टर कॉजिंग वेरिएशन इन पल्स, रीड करो भाई। वॉल्यूम reduced due to bleeding or any other cases। ब्लड वॉल्यूम में क्या है, अगर आपका ब्लड का वॉल्यूम कम होता है किसी भी कंडीशन की वजह से, सपोज आपका जो ब्लड ब्लीडिंग है कहीं हैवी ब्लीडिंग हो गई, रिड्यूस वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस हो गया, तो उस केस में क्या होगा, आपका पल्स रेट जो है वो क्या करेगा, वो आपका इंक्रीज हो जाएगा फिर से। ठीक है, क्यों, उसका रीजन है कि ब्लड सप्लाई आपकी क्या होगी, रिक्वायर्ड ज्यादा हो गई और ब्लड का वॉल्यूम जो है वो कम हो चुका है, तो उस केस में आपका जो पल्स है वो इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। आगे नेक्स्ट, ड्रग कंज्यूम्ड। अब कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि क्या करता है, आपके पल्स रेट को इंक्रीज कर देता है। जैसे होता है ना किसी का लो बीपी है तो मेडिसिन दिया जाता है तो उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तो वो ब्लड प्रेशर क्या है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पल्स रेट के। तो अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, घट रहा है, कोई मेडिसिन खा रहा है ऐसा, तो उस केस में भी आपका क्या होगा, जो पल्स रेट है वो भी आपको वेरिएशन यानी उसका इंक्रीज या डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द ड्रग उससे आपको देखने को मिलेगा। तो आज के प्रैक्टिकल में हमने 3 चीजें कवर करी, आपका पल्स जो रिवाइज किया, दूसरा टेम्परेचर, और उससे पहले एक प्रैक्टिकल और जो कि आपका किसका था। तो 3 प्रैक्टिकल हमने आज कवर किए हैं। सबसे पहला हमने रेस्पिरेशन देखा, उसके बाद टेम्परेचर और पल्स का रिवीजन किया,
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसकी वीडियो आपको यूट्यूब के लिंक पे मिल जाएगी, गूगल क्लासरूम में आपको इसके सॉफ्ट कॉपी नोट्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उसको अपने प्रैक्टिकल फाइल में लिख सकते हैं।